दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी। मित्रों, हरियाणा के चुनाव परिणाम ने इंडिया और एनडीए दोनों के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से तीसरी बार सरकार बनने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी अघोषित रूप से हमला कर रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन हार के बाद भी उत्साहित था कि उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं 240 पर समेट दिया। तो ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें जीतकर सरकार बनाने वाला उतना अधिक उत्साहित नहीं है जितना हार कर विपक्ष में बैठने वाला इंडिया था, और ये मानकर चल रहा था कि लोकसभा चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से 4 राज्यों के जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड पर पड़ेगा। इसीलिए जब 2 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, ये भी विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाने लगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, हार रही है चारों राज्यों में, इसलिए उसने 2 राज्यों के चुनाव घोषित किए और 2 राज्यों के महाराष्ट्र और झारखंड के नहीं घोषित, जबकि चारों राज्यों के चुनाव एक साथ पहले हुए थे, इस बार भी कराया जा सकता था। लेकिन अच्छा, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव के दौरान हरियाणा से जितनी भी रिपोर्टें आ रही थीं, चाहे मीडिया रिपोर्ट रही हो या राजनीतिक दलों की रिपोर्ट रही हो, जो भी था, जनता से मिल के आ रहा था, वहाँ से बातचीत करके आ रहा था, फील्ड से लौट के आ रहा था, वो सब यही कह रहे थे कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनना निश्चित है, क्योंकि 3 बड़े वहाँ पे वोट बैंक हैं वो, और तीनों नाराज थे, किसान, जवान और महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न को लेकर, सेक्सुअल उत्पीड़न को लेकर जो धरना प्रदर्शन चला था उससे भी नाराजगी थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, सत्ता विरोधी भी एक नाराजगी थी। इन सब को लेकर माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में नुकसान होगा। लेकिन और यही नहीं, एग्जिट पोल में भी, जितने भी एग्जिट पोल हैं सब में कांग्रेस को 50 से लेके और 60-65 तक सीटें दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 20 से और 30 के बीच में थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, एग्जिट पोल फेल हुए, सारे परसेप्शन फेल हुए और बहुत सारे जो विश्लेषण किए जाते थे राजनीति के चुनाव को लेकर, वो भी सब फेल हो गए। चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, बल्कि 2014 से भी ज़्यादा सीटें उसे मिली। 2009 में तो 40 सीटें थी, इस बार उसको 38 सीटें मिली। 2014 से भी ज़्यादा सीटें मिली, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसकी सीटें लग रहा था कि 2/3 से और बहुत सरकार बनाने को, सीटें सिमट कर 36 रह गई। इसमें यह जरूर हुआ कि जो क्षेत्रीय दल थे उनका सफाया हो गया और 2 बड़े राजनीतिक दल आमने सामने लड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। लेकिन इस चुनाव का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी विरोधी और मोदी पर 2024 में पूर्ण बहुमत के संख्या न आने पर जो सवाल उठा रहे थे पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर विपक्ष, उन्हें हरियाणा के चुनाव ने यह जवाब दे दिया कि एक बार मोदी का चेहरा सा की रणनीति अभी कमज़ोर नहीं हुई है, वो चुनाव जीतने की जो उनका शैली है वो फिर सफल हो गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी सवाल उठे कि उन्होंने जिस तरीके से क्षत्रपों को कमान सौंप दी थी, 3 राज्यों में पहले भी क्षत्रपों के कारण हार चुके हैं
और हरियाणा भी हुड्डा के कारण चुनाव हारे। इसीलिए हुड्डा और वहाँ के आपसी विरोध के कारण माना जाता है कांग्रेस हार मिली। इसीलिए जब पिछले दिनों राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मीटिंग बुलाई, समीक्षा बैठक, हरियाणा की समीक्षा बैठक बनाई, तो उनको वहाँ पर तीनों बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित किए हुए घूम रहे थे, हुड्डा, शैलजा और शैलजा 2 और तीसरे भी दावेदार जो थे वो भी उपस्थित नहीं हुए, उनको बुलाया नहीं गया था। हालांकि पहले सवाल उठा था कि हुड्डा नहीं आया, लेकिन ये बताया गया कि हुड्डा को बुलाया ही नहीं गया और कमेटी बनी है, समीक्षा कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस से सवाल भी उठा रही कि 33 विधानसभा सीटों में चीटिंग हुई है, इस वजह से वहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, इस वजह से रिजल्ट मतलब आज कांग्रेस के फेवर में नहीं आया है। भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर उन्होंने इसकी शिकायत भी की है और जो फैक्ट्स भी दिए हैं वो तो आयोग उस पर जांच कराएगा, ईवीएम सील करके क्या कार्रवाई करता हो तो समय बताएगा। लेकिन सुरजेवाला और शैलजा और हुड्डा की लड़ाई से निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हुआ और राहुल गांधी इसको एकजुट करने में नाकामयाब रहे। तो इसका प्रभाव आने वाले दो राज्यों के चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड पर भी पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में काफ़ी उत्साहित होकर तमाम योजनाएं लगातार चलाना शुरू कर दिया है, चला भी रहे हैं। और वहाँ पर जो एक विरोध का स्वर था आपस में वो भी थमता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने भी ये कहना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, कांग्रेस के कारण बीजेपी जीती है और कांग्रेस के आपसी लड़ाई, टिकट बंटवारे, तमाम चीज़ें उन्होंने सवाल भी उठाया। यही सवाल फारूक अब्दुल्ला ने भी श्रीनगर में भी उठाया कि कांग्रेस को जो 39 सीटें दी गई थी, अगर बेहतर प्रत्याशी अच्छे तरह चुनाव लड़ती तो उसकी 6 सीटें नहीं और सीटें बढ़ सकती थी वहाँ भी। और इसी तरह के सवाल गठबंधन के दूसरे भी दल उठाना शुरू कर दिए हैं। तो 2 महीना पहले जो चुनाव परिणाम आए थे जून में, वो इस हरियाणा के चुनाव परिणाम से एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी के खिलाफ जो अंदर या विपक्ष का जो हमला था वो कमज़ोर पड़ा है और इंडिया गठबंधन के आंतरिक विरोध, राहुल गांधी पर दबाव बढ़ा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये अच्छा संकेत भी है। उत्तर प्रदेश में भी जब हरियाणा के चुनाव हो रहे थे तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड कर रहे थे, जबकि कांग्रेस को इन 5 सीटों पर किसी भी सीट पर 5% तक वोट नहीं मिले थे। जैसे मिल्कीपुर में 1.6%, कटेहरी में 0.83%, सीसामऊ में 4%, फूलपुर में 66%, मतलब 0.66%, कुदरकी में 0.63%, मीरापुर में 0.8%, जजवा में 1.39 और खैर में 0.6%। मतलब अब 10 में एक चुनाव करहल पर तो कांग्रेस लड़ी थी 9 सीटों पर, ऐसे मतलब केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिलती और 4 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस से नोटा को भी ज़्यादा वोट मिले थे। तो जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में डिमांड थी कि 5 सीटों पर लड़ेंगे, उत्साहित थे कि हरियाणा का चुनाव आएगा, वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में भी तो खैर उसमें तो एनसी की क्रेडिट है फारूक अब्दुल्ला की, वहाँ सरकार तो बनी गई, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव या उत्साह उत्तर प्रदेश को में नहीं था।
हरियाणा को लेकर जरूर था। अब ये लग रहा था कि चुनाव आने के बाद, क्योंकि अखिलेश को कांग्रेस ने कहीं भी चुनाव में एक भी सीट नहीं दी, न मध्य प्रदेश दिया, न छत्तीसगढ़ दिया, न झारखंड में दिया, मतलब राजस्थान में दिया। और ये माना जा रहा था कि अगर गठबंधन का स्वरूप होता हरियाणा में, समाजवादी पार्टी और दूसरे छोटे दलों 2-4 सीटें दी गई होती, तो हो सकता है चुनाव परिणाम और बेहतर हो सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने 6 सीटों के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। करहल में अपने भतीजे तेज प्रताप, सीसामऊ में श्रीमती नसीम सोलंकी जो पूर्व विधायक थे, उनकी पत्नी को दिया है। फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी जो दूसरे नंबर पर 2022 उन्हें दिया। मिल्कीपुर में जो सांसद चुने गए थे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को। कटेहरी में जो दिया है वो सांसद लालजी वर्मा की पत्नी श्रीमती शोभावती वर्मा। और मझवा में एक नया टिकट दिया है डॉक्टर ज्योति बिंद को। और पीडीए का फार्मूला पूरी तरीके से लागू किया है। लेकिन इसके बावजूद भी 4 सीटें बची हैं। 4 सीटों में, ये चारों सीटें में बीजेपी की 4 सीटें बची हैं, इसमें क्या रुख अपनाते हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाती हैं, अलग बात है। इन 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 3 बीजेपी की और 1 सीट रालोद की और 1 सीट जो है इनके सहयोगी, बीजेपी के सहयोगी दल की निषाद पार्टी की थी। विधानसभा चुनाव में रालोद अखिलेश के साथ था, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। स्थितियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बदली हैं और हरियाणा के चुनाव से भाजपा का उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा उत्साह बढ़ा है। 10 सीटों का विश्लेषण मैं अलग से करूंगा, लेकिन फिलहाल आज मैं केवल हरियाणा के चुनाव का जो देश के सियासत, इंडिया और एनडीए पर पड़ा है, उसके बारे में आपसे मैंने बात की है, विश्लेषण किया है। मेरे अगर इसको पसंद आया हो, विश्लेषण पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मैं आपको उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का चुनाव विश्लेषण करूंगा कि उपचुनाव जो हो रहे हैं उसकी स्थिति क्या होगी, बीजेपी और उसके सहयोगी दल या कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में सीटों की स्थिति क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए, नई देश की सियासत के लिए उत्तर प्रदेश का ये 10 सीट का उपचुनाव भी किसी राज्य के चुनाव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद।